जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है वो है जी फंक्शन इंग्लिश का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स, उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन क्या है। व्हाट इज़ कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन, थॉट्स, आइडियाज़ और फीलिंग्स बिटवीन इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स। इंडिविजुअल्स क्या होते हैं कि किसी आप एक इंसान के साथ बात करते हैं, जबकि ग्रुप्स क्या होते हैं, दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं। जब आप उनके दरमियान बात करते हैं, उनसे अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, अपने थॉट्स को क्लियर करते हैं, अपनी फीलिंग्स बताते हैं, डेट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। अब इसमें जो इन्वॉल्व होते हैं वो डिफरेंट इसमें कंपोनेंट्स आ जाएंगे, इसकी इम्पोर्टेंस आ जाएंगी, इसमें इसके डिफरेंट वो आप कह सकते हैं कंपोनेंट्स आ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज़ बिल्डिंग रिलेशनशिप्स, कि किस तरह से ये आपके रिलेशनशिप को बिल्ड करने में मदद करता है। आप स्टूडेंट और टीचर का देख लेंगे, अगर आप क्लास में बैठे हैं, आप अपने टीचर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इफ़ यू हैव नो experience or have no confidence to speak with fluency or your communication is not better, तो आप क्या करेंगे? आपका कभी भी रिलेशनशिप अपने टीचर के साथ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप क्लास में बोल नहीं सकते, आप फेलोज़ के साथ अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो जो ये रिलेशन बिल्ड होना होता है टीचर और स्टूडेंट के दरमियान, आपकी फेलोज़ आपस में जो आपका रिलेशनशिप बिल्ड होता है, ठीक है, या फिर आप सोसाइटी में कहीं भी चले जाते हैं, आपका रिलेशनशिप तभी बिल्ड होगा अगर आपके अंदर वो चीज़ होगी कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कम्युनिकेशन का। ठीक है, तो रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए आप हेल्पफुल होता है। आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं, आपके प्रोफेशन के साथ ये बहुत अच्छा आपको लेकर चलेगा अगर आप अच्छे तरीके से किसी के साथ बात कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ वर्क एफिशिएंसी। आप जिस भी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं वहाँ पर आप क्या करेंगे, वर्क प्लेस एफिशिएंसी आपके अंदर तभी आएगी अगर आप बातों को समझ रहे हैं, ठीक है, अपने जो बात दूसरे को क्लियर करना जानते हैं, अपने गोल्स को आपने हाईलाइट करके रखा हुआ है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर ये चीज़ें नहीं हैं कि आप कोई आपके सामने बहुत कोई आउटस्टैंडिंग लेवल की इंग्लिश बोल रहा है या अपने जो है अपनी बात क्लियर करने की आपको कोशिश कर रहा है, आपके अंदर ये चीज़ नहीं है, तो आप कभी भी एक जगह पर काम नहीं कर सकेंगे। दूसरा क्या है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। डैट मीन्स कि आप किस तरह से अपने जो भी मसले मसाइल हैं उनको रिजॉल्व कर सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन। अब तो ये चीज़ बहुत कम हो गई है, लेकिन अगर आप ये देखें कि गाँव वाली साइड भी अगर कोई यानी बैकवर्ड एरिया है, या फिर जैसे पहले ज़माने में होता था कि गाँव में कोई भी लड़ाई होती थी तो क्या था, प्रॉपर जो है पंचायत बैठती थी और मसले मसाइल डिस्कस करने के बाद उसका हल निकाला जाता था। इट मीन्स के दैट हेल्प्स यू टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और टू डिज़ोल्व द प्रॉब्लम्स। तो उसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, पर्सनल डेवलपमेंट। पर्सनल डेवलपमेंट मीन्स के यू कैन पॉलिश योर सेल्फ थ्रू कम्युनिकेशन। कि अगर आप ये कहें कि मेरी पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है आपको बात ही नहीं करनी आ रही। जब बच्चा पहले दिन स्कूल में जाता है, नर्सरी क्लास में, उसको कुछ भी बोलना नहीं आता, उसको सिर्फ ये पता होता है ये एप्पल खाया है, उसको बाद में पता लगता है ए आ एप्पल होता है, सीन से सेब होता है, उसके बाद इसका कलर रेड होता है, कलर्स में कलर कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें लीव्स किस कलर के होते हैं, ये सारी चीज़ें वो कहाँ से सीखता है, स्कूल में जाके सीखता है। और कैसे सीखता है, बच्चों के अंदर बैठ के कम्युनिकेशन करके। कभी भी आप ये ना समझे कि आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, तो आप इंग्लिश लर्न करना चाहते हैं और आप ये कहें कि मैं सिर्फ लिख लूँगी और मुझे कम्युनिकेशन आ जाएगी, कभी भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपने इंग्लिश को सीखना है या किसी भी लैंग्वेज को सीखना है, जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे आप कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो ये पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी इदारे में काम करते हैं, शुरू वाला जो पहला साल होगा आप थोड़े कंफ्यूज होंगे, या आप एज अ स्टूडेंट किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आप वहाँ पर कॉन्फिडेंट उस तरह से नहीं होंगे, जबकि आप वहाँ पर 2 साल गुजार लेंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत बेटर हो जाएंगी। आप वो अपनी इंचार्ज के साथ अच्छे तरीके से बात कर, आप अपने सीनियर्स के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने प्रिंसिपल के साथ बात करना जानते हैं, जबकि जब आप यहाँ पर जूनियर थे तब तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट हुई नहीं थी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया था, आप किसी के साथ बात नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो इस तरह आपकी क्या होती है, पर्सनल डेवलपमेंट। दूसरा जी, इसके बाद जो पॉइंट आ रहा है 5th नंबर पे, वो है इनोवेशन क्रिएटिविटी। आपका
कोई भी क्रिएटिविटी अगर करना चाहते हैं या कोई एक नया आइडिया जनरेट करना चाहते हैं दैट कम्स इनटू योर माइंड, तो आप कैसे करेंगे, वो कहाँ से निकलेगा? वो थ्रू कम्युनिकेशन ही है। आप अपना मैसेज, अपना आइडिया जो है वो दूसरे को क्लियर करना जानते होंगे। इसके अलावा आप इसमें एजुकेशन का पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं। एजुकेशन किस तरह से ये हेल्पफुल होगी कम्युनिकेशन में, किस तरह इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कम्युनिकेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एजुकेशन। ओके, सोशल इंटरेक्शन की अगर बात करें, आप सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर आपको बात नहीं करनी आती, कोई आपको बोलना पसंद नहीं, आपको बुलाना पसंद नहीं करेगा, वो कहेगा ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो ऐसे है, या फिर आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं, आपको मैनर्स नहीं है, किस तरह से बात करनी है। आप कहते हैं इससे क्या बात करनी है, इसको तो बात करने की तमीज़ भी नहीं है। तो ये सोशल इंटरेक्शन में भी इसकी इंपॉर्टेंस है। डिसीजन मेकिंग में भी है कि आपको अच्छा पता होना चाहिए कि अच्छा मशवरा कैसे करते हैं, किससे करते हैं, किस तरह अपनी बात दूसरे को समझानी है। इस तरह ये फैसले करने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा कल्चरल अंडरस्टैंडिंग में आप ये लिख सकते हैं, इसी का पॉइंट है इंपॉर्टेंस में, आप कल्चरल अंडरस्टैंडिंग का पॉइंट भी नोट कर सकते हैं। वो इस तरह से ये आपके लिए बेनिफिट होगा और इसमें आ सकता है कि आप जब एक क्लास में बैठे अपने फेलोज़ के साथ हैं, कोई आपकी जो क्लास फेलो है वो लाहौर से है, कोई इस्लामाबाद से है, कोई कराची से है, डिफरेंट सिटीज़ से हैं, वो आपके साथ बैठे हैं। आप एक दूसरे की कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जो है, एक दूसरे के जो कल्चर को किस तरह समझ सकेंगे। अगर आप पंजाबी, सिंधी, बलोची इस तरह बैठे हुए हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन बेहतर होगी, अगर आपको बोलना ही नहीं आता या आप उनकी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको पहले लैंग्वेज लर्न करनी पड़ेगी। तो इट मीन्स इट हैज़ टू अंडरस्टैंड द कल्चरल लेवल। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की। सबसे पहले हमारे पास कॉन्टेक्स्ट आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट कहते हैं किसी भी बैकग्राउंड को, ठीक है, कोई सर्कमस्टांसिस कि किस वजह से आपने बात करने की आपको ज़रूरत पेश आई है, किस वजह से आप बात कर रहे हैं, उसका बैकग्राउंड क्या है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उसका बैकग्राउंड क्या है, मैं आपको लेक्चर डिलीवर करना चाहती हूँ, आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड कॉन्टेक्स्ट। अगर सेंडर और इनकोडर की बात की जाए तो मैं सेंडर हूँ, ठीक है, मैं आप कुछ सेंड कर रही हूँ, मैं सेंडर हूँ। मैसेज, अब जो भी मैसेज मैं राइट करूँगी वो मैसेज होगा। और इनकोडिंग क्या है, अब जो भी मैसेज मैंने सोच के उसको बाद में टाइप करके आप तक पहुँचाया है या रिकॉर्ड करके आप तक भिजवाया है, वो है इनकोडिंग। अब ये ज़रा अच्छे से समझ लें कि इनकोडिंग और डिकोडिंग में क्या फ़र्क है। मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हैं। इनकोडिंग ये होगी कि मैं अपना मैसेज उसको टाइप करके अपने आइडियाज़ को जनरेट करके आप तक पहुँचा रही हूँ, डेट इज़ कॉल्ड इनकोडिंग। लेकिन अगर आप वो मैसेज रिसीव कर लेते हैं, वो लेक्चर सुन लेते हैं, सुन लेंगे आप, तो आप क्या होंगे? रिसीवर होंगे। लेकिन आप डिकोडर अच्छे कब होंगे? जब आप उसको अंडरस्टैंड भी कर लेंगे कि ये मैसेज डिलीवर करना चाह रही हैं टीचर, ठीक है। तो ये जो इनकोडिंग है, ये मैंने अपना मैसेज उठा के आपको भेज दिया और डिलीवर कर दिया, डेट इज़ कॉल्ड इनकोडिंग। उसके बाद चैनल और मीडियम यही है, मैं अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही हूँ, लैपटॉप, जो भी चीज़ यूज़ करूँगी उसके थ्रू आपको भिजवा रही हूँ लेक्चर, तो वो आपका चैनल और मीडियम होगा। उसके बाद रिसीवर आ जाता है जी। रिसीवर क्या है? रिसीवर कौन है? रिसीवर आप हैं, ठीक है, आप डिकोडर भी हैं। और अगर आप इसको मैसेज को रिसीव कर लेते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं, मेरे जो भी वर्ड्स होंगे, सिंबल्स होंगे, जेस्चर्स होंगे, एवरीथिंग आपको क्लियर हो जाते हैं, तो आप अच्छी डिकोडिंग आपने कर ली, ठीक है। उसके बाद फीडबैक यही है कि आपका रिस्पॉन्स कैसा होगा। जब आप अगले दिन आप कॉलेज आते हैं, यूनिवर्सिटी आते हैं, तो आप मुझे ये कहें कि मैम हाँ जी, ये मैं आपका काम चेक करूँगी, आप मुझे अगर अच्छा आप रिस्पॉन्स दे रहे होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड फीडबैक, अगर बुरा दे रहे होंगे तो वो नेगेटिव फीडबैक होगा, ठीक है। उसके बाद जी, इसकी अगर टाइप्स की बात की जाए कम्युनिकेशन की, वो डिफरेंट टाइप्स हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, फर्स्ट टाइप इज़ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड्स द रिटन एंड ऑरल डॉक्यूमेंट्स। रिटन कौन कौन से हो सकते हैं? वो आपकी ऐसे एप्लीकेशन, लेटर्स, एवरीथिंग। जबकि ऑरल में आपकी जो है मीटिंग्स आ सकती हैं, इंटरव्यूज़ आ सकते हैं। अगर आप ये सोचें कि अगर वर्बल में रिटन और ऑरल दोनों आ गए तो बच क्या गया? अभी बहुत कुछ बाकी है, वो देख लेते हैं आगे। नॉन वर्बल देखते हैं, नॉन वर्बल में क्या है। इसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है। बॉडी लैंग्वेज अब क्या होती है? हाउ यू परफॉर्म ऑन द स्टेज, यानी आपके अंदर कॉन्फिडेंस कैसा है, आपका पोस्चर कैसा है, आपके जेस्चर्स कैसे हैं, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आपकी हैंड मूवमेंट कैसी है, आपकी वॉइस क्वालिटी कैसी है, आपकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है, आपका वर्ड रेट कैसा है। अब आप सोचेंगे वर्ड रेट क्या होता है? वर्ड रेट यही है कि आप क्या करें। वर्ड रेट, अगर आप बहुत स्पीड से बोल रहे हैं और इतना ज़्यादा डाटा, स्पीड से बोलना भी एक अलग चीज़ है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा डाटा एक ही टॉपिक पर देते हैं, जैसे मैं अभी कम्युनिकेशन है, इस पे मैं आपको 8 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूँ तो आप थक जाएंगे। ये होगा वर्ड रेट मैंने सेट ही नहीं किया, ठीक है। अगर मैं इतना थोड़ा दे दूँ कि मैं
चंद सेकंड्स में अपनी बात ख़त्म कर दूँ, ये कम्युनिकेशन होती है। एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे को मैसेज डिलीवर करना, ये कम्युनिकेशन है। बात ख़त्म कर दी। ये भी वर्ड रेट सेट नहीं है, आपने एक एवरेज वर्ड रेट सेट करना होता है जिससे आपके ऑडियंस को आपके समझ आ जाए, ठीक है। उसके बाद जी जो टाइप आती है वो है विजुअल कम्युनिकेशन। इसमें आपके पास डिफरेंट साइंस होते हैं। जैसे आप जे डॉट लिखा हुआ आपके सामने, ठीक है, तो आप कभी भी ये नहीं कहेंगे जे लिखा हुआ है आगे एक जी डॉट लगा दिया। अब जे डॉट से आपके दिमाग में आप सिंपल अल्फ़ाबेट्स की तरफ नहीं जाएंगे, आप जे डॉट का सोच के ब्रांड की तरफ सोचने लग गए। अब आपके सामने एम लिखा हुआ है कैपिटलाइज करके, आप कहते हो ये एम नहीं है, ये तो मैकडोनल्ड लिखा हुआ है। तो ये जो आप ग्राफिक्स इमेजेस देख के आपको पता लग जाता है किस चीज़ की बात हो रही है, किस साइन की बात हो रही है, किस ब्रांड की बात हो रही है, किस कंपनी की बात हो रही है। तो ये विजुअल कम्युनिकेशन होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होती है जी, आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दो या दो ज़्यादा लोगों के साथ जब आप कम्युनिकेशन करेंगे तो इंटरपर्सनल कहलाएगी। जबकि इंट्रापर्सनल जो है वो क्या होती है, आपकी सेल्फ टॉक होती है, आप खुद से बात करते हैं। बिजनेस कम्युनिकेशन क्या होती है, जब आप बिजनेस रिलेटेड किसी से बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस कम्युनिकेशन। इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। इंटरनल किस तरह से होगी, अगर आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं, जिसके आप एम्प्लॉय हैं, उसके अंदर आप बात कर रहे हैं अपने स्टाफ के साथ, अपने प्रिंसिपल के साथ, ठीक है, तो वो इंटरनल होगी। एक्सटर्नल क्या हो कि आप कॉलेज में काम कर रहे हैं लेकिन आप दूसरे कॉलेज के साथ बात करते हैं, तो वो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल में क्या फ़र्क है, फॉर्मल होती है आप फॉर्मल वे में रह के बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मल टोन होती है आपकी, जैसे मैं क्लास में आपको पढ़ा रही होती हूँ तो मैं आपको कहती हूँ कि आपने ये क्या किया, कैसी एक्टिविटी, आप बहुत फॉर्मल वे में बताएंगे। आप जिस तरह नहीं बताएंगे जिस तरह आप अपने बहन भाइयों को, अपने वालिदैन के साथ फ्री होते हैं, ठीक है। तो आपकी और मेरी जो टोन होगी वो फॉर्मल होगी। डेट इज़ कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन डैट यू यूज़ इन योर प्रोफेशनल और इन योर फील्ड। इनफॉर्मल ये होती है कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी जो है फैमिली के साथ जो भी बात करते हैं उसे इनफॉर्मल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या है, 7 C's। याद रखें जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं, आपने अपने दिमाग में ये वर्ड रख लेना है, ये क्लू रख लेना है, 7 C's। इट मीन्स के साथ ऐसे वर्ड्स जो सी से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वर्ड है हमारे पास, जो फर्स्ट प्रिंसिपल है वो क्या है, क्लैरिटी। क्लैरिटी मीन्स कि आपकी बात करने का पहला असूल ये है, आपकी बात हमेशा जो है क्लियर होनी चाहिए, आप इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, आप दूसरों को आराम से समझा सकें। दूसरा कंसाइजनेस, ठीक है। कंसाइजनेस क्या होती है, बल्कि इसकी भी एग्जांपल देख लेते हैं क्लैरिटी की। जैसे लिखा हुआ है फिनिश द रिपोर्ट सून। अब आपने क्लियर नहीं किया कि रिपोर्ट जल्दी ख़त्म कर लो, लेकिन अगर आप ये कह लो कि 3 PM तक आज जो है इसको सबमिट करवानी है, इसको ख़त्म कर लो, तो बात क्लियर हो गई। तो ये बात करने का पहला असूल है, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा ये कि आपने बात को बहुत लंबा चौड़ा बयान नहीं करना होता, कंसाइजनेस उसमें लेकर आनी होती है। जितना हो सके अपने मैसेज को शॉर्टकट आपने होकर के बताना है, ठीक है। ये कंसाइजनेस, ये भी बात करने का असूल है दूसरा। तीसरा असूल क्या है जी हमारे पास, अच्छा, कंक्रीटनेस क्या होती है कि आप किसी भी बात को स्पेसिफिक रहते हुए क्लियर कर दें, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल लिखी हुई है अली इज़ टॉल। आप ये कहने के बजाय अगर ये कह रहे हैं अली इज़ अ 6 फीट टॉल, तो ये आपका ज़्यादा क्लियर और स्पेसिफिक मैसेज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इसकी अगर एग्जांपल देखें, अगर आप किसी प्रोडक्ट को आप लॉन्च कर रहे हैं, आप ये कहते हैं द प्रोडक्ट इज़ हाई क्वालिटी, तो आप इसकी बजाय ये कह दें द प्रोडक्ट इज़ मेड ऑफ स्टील एंड हैज़ अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। अब देखिए आपने गारंटी वारंटी जो भी है आपने वो भी दे दी, आपने भी बता दिया प्रोडक्ट जो है बहुत अच्छी है, किस चीज़ की बनी है आपने वो भी बता दी स्पेसिफिक रहते हुए। तो ये कॉन्क्रीटनेस होती है कि बात को आप हमेशा अच्छे से क्लियर करें स्पेसिफिक वे में। उसके बाद करेक्टनेस आती है। करेक्टनेस ये कि आपकी बात गलत नहीं होनी चाहिए, हमेशा ठीक होनी चाहिए। कोहेरेंस ये होता है कि आप लॉजिकल ऑर्डर में आप बात कर रहे हैं, ये नहीं जैसे आपने वो ड्रामा देखा होगा इंडियन सीरियल बालवीर, उसमें वो एक करेक्टर होता है तोबा तोबा का, वो उल्टी बात करता है। वो कहता है जैसे मैंने बाहर जाना है, वो कहता है जाना है मैंने बाहर। तो ये बात को आप इस तरह कभी भी बयान नहीं करेंगे, आपने एक लॉजिकल वे में रहकर बात करनी है। फॉर एग्जांपल यू आर अ प्रेजेंटर एंड यू आर सपोज टू प्रेजेंट अ स्पीच, आपने स्पीच वहाँ पर डिलीवर करनी है ऑन द स्टेज, और आप ये नहीं करेंगे कि इंट्रो एंड पे जो आपकी बॉडी है उसकी स्पीच की वो आप फर्स्ट पे बयान कर दें, कंक्लूजन जो है उसको दरमियान में, इस तरह नहीं। आपने हमेशा बात को शुरू से लेकर एंड में एक सीक्वेंस के साथ लेकर चलना होता है। ये भी बात करने का एक असूल है, कोहेरेंस,
ठीक है। उसके बाद आता है जी कंप्लीटनेस। कभी भी बात को अधूरा नहीं छोड़ते, बात हमेशा पूरी करते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि मैम हमने आपको एक बात बता दी है लेकिन ऐसे मेरे को अब क्या बात बतानी है, मैं सोच में पड़ जाऊँ, तो ये कंप्लीटनेस नहीं होगी। आप मुझे सीधी बात कहें मैम ये बात है और ये बात हमने कंप्लीट कर दी है। तो इसी तरह अगर आप अधूरी तो कोई चीज़ भी है वो बुरी है, आप पेपर भी अपना आधा छोड़ देंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो उसके बाद ये 7वें नंबर पे हमारे पास आ जाती है कर्टेसी। कर्टेसी क्या होती है? जब आप किसी से बात करते हैं तो आपकी बात में एक रिस्पेक्ट वाला मोमेंट, एलिमेंट और पोलाइटनेस हमेशा होनी चाहिए। अगर आपकी बात में पोलाइटनेस नहीं है, आप किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते बात करते, तो कोई भी आपकी बात सुनना पसंद नहीं करेगा। तो ये भी बात करने का एक प्रिंसिपल है, 7th प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, कि आप कर्टेसी आपकी बात में होनी चाहिए। आप अगर ये वर्ड्स यूज़ कर लें, 3 मैजिक वर्ड्स, थैंक यू, सॉरी एंड प्लीज़, तो ये भी आपके लिए बेनिफिशियल है। कुछ लोग कहते हैं जी सॉरी नहीं कहना चाहिए, प्लीज़ नहीं कहना चाहिए, मैं क्यों प्लीज़ कहूँ, इन वर्ड से कुछ भी नहीं होता, अलबत्ता आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है, ठीक है। तो ये जी आज का हमारा टॉपिक था, प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिकेशंस, जिसमें हमने कम्युनिकेशन पढ़ा, उसमें हमने इस इम्पोर्टेंस को कवर किया, हमने इसकी टाइप्स को कवर किया, हमने इनके कॉम्पोनेंट्स पढ़ने के बाद, टाइप्स कवर करने के बाद इसके प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका।